नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिर गए हैं। आरटीआई और एडीआर की रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों में गणेश जोशी करोड़पति हो गए हैं। उनके द्वारा देहरादून और हरिद्वार में 10 से अधिक प्लॉट और फैक्ट्री है। गणेश जोशी ने विधायक और मंत्री रहते हुए महज 36 लाख का वेतन हासिल किया है, जबकि उन्होंने 2022 के चुनाव में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने अपनी आय 9 करोड़ बताई थी। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक जोशी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में उन्होंने विजिलेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है। एक्ट का मामला है और इन्होंने जो हमने आरटीआई लगाई थी, चुनाव आयोग में लगाई थी, जो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें डिक्लेयर करा था। इसके बाद वहाँ पर हमने इनके खर्चे का ब्यौरा लिया है और बाकी हमने इनकी संपत्ति सर्टिफाइड कॉपियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाली गई। तो इसमें इनके पास हरिद्वार में कई प्रॉपर्टियाँ हैं, देहरादून में कई प्रॉपर्टियाँ हैं। इसके अलावा जो करोड़ों रुपये इनके अकाउंट्स में दर्शाया गया है इन्होंने चुनाव आयोग में। अब हमने जब इनकी तनख्वाह का ब्यौरा लिया सचिवालय से और विधानसभा से, तो अब तक इनको केवल 36 लाख रुपए की तनख्वाह मिली है। और जो इन्होंने वर्ष 2022 में इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा और कैश जो दिखाया गया है बैंकों में, वो लगभग 9 करोड़ का हिसाब है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे गणेश जोशी, कमाई सिर्फ 36 लाख, संपत्ति 9 करोड़ की बताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बड़ा आरोप, आरटीआई और एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, इस पूरे मामले में जिस तरह से गणेश जोशी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरटीआई और एडीआर की रिपोर्ट पे जो खुलासा हुआ है एडवोकेट विकेश नेगी की तरफ से, जो खुलासा यहाँ पर किया गया है, ये सीधे तौर पर चिंताजनक कहा जा सकता है हमें सरकार के लिए भी और भाजपा संगठन के लिए भी, क्योंकि लगातार अभी तक जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ पर भाजपा अपनी बताती आई है। उनका कहना है सत्ता में रहते हुए किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन जब कैबिनेट मंत्रियों की आय जो संपत्ति है वो आय से अधिक यहाँ पर पाई जाती है, तो फिर सीधे तौर पर ये चिंताजनक कहा जा सकता है। और मुश्किल है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एडीआर की जो रिपोर्ट और आरटीआई से जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, 2007 से लेकर अभी तक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिनको जो वेतन कुल मिल पाया है या जो उनकी आय हुई है वो 36 लाख रुपए की आई हुई है, लेकिन उनकी जो संपत्ति है जिसमें देहरादून में कई प्लॉट उनके पास यहाँ पर कहे जा रहे हैं, हरिद्वार में कई प्लॉट उनके पास कहे जा रहे हैं, इनकी संख्या 10 से ज्यादा है। और जो उनके पास दूसरी जो संपत्ति यहाँ पर है कही जा रही है वो 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहाँ पर है। और ये 9 करोड़ का खुलासा भी ये कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने हलफनामे में दिया है, शपथ पत्र में दिया, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव कार्यालय में जमा कराया है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर आय 36 लाख की है और संपत्ति 9 करोड़ की होगी, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में उनके जांच की मांग यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ये सभी जो दस्तावेज हैं, जो आरटीआई और एडीआर की रिपोर्ट यहाँ पर प्राप्त हुई है एडवोकेट विजय सिंह को, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, विजिलेंस कार्यालय को भी भेजी है और जांच की मांग यहाँ पर करी है। क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री ही इस प्रकार से अपनी आय बढ़ाते नजर आएंगे तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप उसके ऊपर यहाँ पर लगेगा। और ये राज्य हित के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड नवोदित राज्य है। ऐसे में जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते तो जीरो टॉलरेंस अपनी सरकार से शुरू होना चाहिए और उसको लेकर विपक्ष घेराबंदी यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति मामले में तमाम तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, आरटीआई और एडीआर की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहा है इस एडीआर की रिपोर्ट के सामने आने के बाद? ये कह सकता है कि चाहे भाजपा का संगठन हो या खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हो, दोनों ही इस मामले पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा संगठन सीधे तौर पर इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से यहाँ पर कतराते हुए नजर आ रहा है। भाजपा के नेता दबी जुबान में इस बात को जरूर कहते हैं कि अगर आरटीआई में इन सब चीजों का खुलासा हुआ और शपथ पत्र में ये सब चीजें भरी गई है, तो फिर इसके जांच यहाँ पर होना आवश्यक है। मंत्री को अपनी सफाई जरूर यहाँ पर देनी चाहिए कि उनकी तरफ से जो आय यहाँ पर दिखाई गई हो, आय इतनी ज्यादा कैसे यहाँ पर हुई है।
लेकिन कैबिनेट मंत्री की तरफ से अभी तक ना तो कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है और ना ही कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है जो ये बताता हो कि जो उन्होंने 9 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर अर्जित की है वो किस प्रकार से अर्जित की है, क्योंकि अभी तक 2007 से लेकर अभी तक जो उनका वेतन रहा सिर्फ 36 लाख का वेतन उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे में 36 लाख के वेतन के सापेक्ष 9 करोड़ की जो संपत्ति उन्होंने अर्जित करी है वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि अब जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है उनकी मुश्किलें और यहाँ पर बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में नगर निगम में बीजेपी के विधायक हंगामे का मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन में प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी के संज्ञान में महेश जीना का प्रकरण सामने आया है। बीजेपी ने पहले भी इस तरह के मामलों में कठोर फैसले लिए हैं। संज्ञान में आया मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किस बारे में हुआ है, ये सब चीज़ों का जब जाँच आ जाएगी उसके बाद ही पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। और जब हमारे इस प्रकार की चीज़ें हुई, पार्टी ने हमेशा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए मानी जाती है। उत्तराखंड बीजेपी के लिए चुनाव से पहले अपने मंत्री विधायकों के बयान और अमर्यादित व्यवहार चिंता का विषय बन गया है। बीजेपी विधायक महेश जीना का नगर निगम देहरादून कार्यालय में वायरल हुआ वीडियो अब सरकार और पार्टी संगठन के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोनों स्तर पर जांच हो रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के ही विधायक अपने असभ्य व्यवहार के चलते पार्टी के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। नगर निगम देहरादून में भाजपा विधायक का जो मामला सामने आया, उनकी जो बदसलूकी सामने आई, जिसके वीडियो वायरल हुए, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद पार्टी संगठन ने भी इस वीडियो पर इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा है और पार्टी ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि पूर्व में भी अनुशासन का डंडा ऐसे मामलों पर चला है और इसमें भी अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी संगठन स्तर पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए चुनाव से पहले इस तरह के मामलों में डैमेज कंट्रोल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि जनता सभी को देख रही है। ऐसे में भाजपा की जो बढ़ती हुई साख है, उस साख के लिए ऐसे वायरल वीडियो चिंता बन रहे हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। कैमरामैन अभय कैंथुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अमृतसर, अयोध्या, वाराणसी के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार की कोशिशों से देहरादून से पिथौरागढ़, हल्द्वानी, पंतनगर, चंपावत की हवाई सेवा की शुरुआत के बाद आज देहरादून से 3 और जगहों की हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अगर एयर कनेक्टिविटी हमको मिलती है कहीं के लिए भी, देश के किसी भी कोने के लिए, और विशेष करके उन स्थानों के लिए जो आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, चाहे अयोध्या हैं, चाहे बनारस हैं, चाहे प्रयागराज हैं, और उसी की दूसरे रूप में अगर हम देखते हैं तो जो उत्तराखंड का रिमोट है, चाहे वो पिथौरागढ़ का नैनीसैनी है या गोचर है, चिलियालीसौड़ है, अगर इन स्थानों को हम एयर कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं तो इसका जो लाभ है, जहां एक तरफ सुदूरवर्ती क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से लाभ मिलेगा और वहां दूसरा जो अधिकारी कर्मचारी उन स्पॉट्स में जाने में आनाकानी करते हैं उसका एक लाभ मिलेगा, और तीसरा टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में तादाद में तो टूरिज्म वहाँ बढ़ेगा और प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी के गोलापार के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है, जहां बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए काम करने वाली संस्था को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम के रखरखाव का ध्यान देने के निर्देश दिए, साथ ही खेलों को जल्द से जल्द शुरू करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लक्ष्य है कि हम लोग चूंकि
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं। तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। आज प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर, भक्त चरण दास कर रहे हैं कमेटी की अध्यक्षता। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी, प्रत्याशियों के नामों पर आज लगेगी मुहर, भक्त चरण दास कर रहे हैं कमेटी की अध्यक्षता। बैठक में कुमारी शैलजा, करण महारा मौजूद, नीरज डांगी, यशोमती ठाकुर, यशपाल आर्य शामिल। 40 से अधिक दावेदारों के पहुंचे नाम, 40 से अधिक दावेदारों के पहुंचे नाम। कर्णप्रयाग पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। वहीं कल सीईसी की बैठक आयोजित होगी, जिसमें लोकसभा के लिए पार्टी प्रत्याशियों की चर्चा की जाएगी। जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि आज की स्क्रीनिंग कमेटी के बाद कल हमारी सीईसी की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, जिसमें कि मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड के नामों पर भी चर्चा होगी और निर्णय होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर उत्तराखंड के भी नाम सामने आएंगे और पार्टी सोच समझकर अच्छा निर्णय लेगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं। हालांकि आज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें प्रदेश की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा होने की संभावना है, जिसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। देखिए, बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। देखिए, सबसे बड़ा विषय तो एक प्रश्न है, सांसदों ने गांव लिए थे गोद, तो जो उन्होंने गोद लिए गांव है, मेरा तो आग्रह कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी कैंपेन 5 लोकसभा सीटों में उन गांवों से शुरू करें, क्योंकि उन गांवों में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो अगर आपने गांव गोद लेने की बात करी थी, अगर आप वहीं कुछ नहीं कर पाए तो बाकी तो हवा में फेंकने की बात है। खबर हरिद्वार से है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक नई शुरुआत की है। पार्टी ने बैरागी कैंप में रहने वाले बच्चों के पढ़ने के लिए आपकी पाठशाला नाम से एक पाठशाला की शुरुआत की है, जिसमें बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब असहाय परिवार के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते इन बच्चों को वहां बैठकर पढ़ने की सुविधा मिलेगी। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरिद्वार में नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सारे के सारे जो है नए कर दिए गए हैं। उसमें सारी जो एजुकेशन संबंधी सुविधाएं वो बना दी गई हैं। उसी के कदम पे हमने हरिद्वार में ये जो है हमें पता लगा था यहाँ पे बच्चे जो है बरसात में और धूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ से मनीषा मैडम जो इनको बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, उनकी तरफ से हमारे पे समस्या आई थी, तो हमने तुरंत यहाँ पे एक स्थायी निर्माण का स्कूल का निर्माण करके बच्चों को समर्पित किया है। नहीं, ये बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं। इनको जैसे ट्यूशन वगैरह, गरीब बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो उनको मनीषा मैडम जो है एक तरीके से
शाम के टाइम में ट्यूशन प्रदान करती है, ट्यूशन देती है, तो इनको उसी तरीके से ट्यूशन दिया जाएगा। और इनको इनकी तरफ से यदि ये रहता है कि भाई और शिक्षकों की आवश्यकता है तो उनको भी सर ये काफ़ी हद तक लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये समस्या अब से नहीं 2014 से चल रही है सर। तो यहाँ पर पहले जैसे कि टीन शेड था, बनाया हुआ था, तो ये 2021 के महाकुंभ में तोड़ दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में बहुत कहा है मैंने, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और बनवाया नहीं गया। तो बच्चे खुले में पढ़ रहे थे। जो ट्यूशन में शाम के समय पढ़ाती हूँ तो उस समय में बच्चे खुले में, तो एक दिन सर आए, मैडम आई, तब मैंने उनको बताई ये समस्या। तो उसके बाद उन्होंने शेड डलवाया जी। तो अब बच्चे खुले में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टीन शेड बच चुका है। और जितनी भी जो भी समस्याएं होंगी वो सारी सर द्वारा पूरी की जाए। पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि वर्तमान की भाजपा सरकार तानाशाह हो चुकी है। कर्णप्रयाग में पहुंचे गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के लिए दिशा ध्यानी राग गा रहे हैं, तो वहीं अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। उनको सहयोग करने वाले लोगों को सरकार प्रताड़ित कर रही है और उन्हें जेल में डाल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तानाशाही को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर जमकर इसका विरोध करेगी। है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के माता पिता का सहयोग करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को कल बहुत ही बर्बरता के साथ उठाकर कहीं जेल में बंद किया गया, मैंने सुना। तो ये तानाशाही का सामने दिखता हुआ प्रमाण है। सरकार एक तरफ हमारी मुख्यमंत्री धामी जी दिशा ध्यानी का राग अलाप रहे हैं और दूसरी तरफ अंकिता भंडारी को न्याय के लिए जो उसके माँ बाप सड़कों पर उतरे हुए हैं, दिन रात वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनका सहयोग करने वालों को सरकार प्रताड़ित कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात में कानूनी व्यवस्थाओं की दुरुस्त करने का ज्ञापन दिया गया है। इंडिया गठबंधन एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पुलिस प्रशासन पक्षपात से काम कर रही है। अंकिता भंडारी के प्रकरण से लेकर हल्द्वानी मामले तक कई घटनाओं पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा पर चिंता जताई गई। और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मनमाने तरीके से निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी से पहले महिलाओं के परिजनों को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को और जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा। और कटगड़िया क्षेत्र में जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने लोगों को डराने धमकाने का काम किया और पुलिस ने अभी तक किसी भी मामले में जो है एफआईआर दर्ज नहीं की है। इन मामलों को लेकर के हम आज प्रदेश के मुख्य सचिव महोदया से भी मिले, हम प्रदेश के डीजीपी महोदय से भी मिले हैं और दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होने। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की जो एक शांतवादियों की जो आबो हवा है, वो पिछले दिनों जो सांप्रदायिक घटना हम लोगों ने बनपुरपुरा हल्द्वानी में देखने को हमें मिली है, उसको लेके इंडिया अलायंस बहुत चिंतित है कि हमारा उत्तराखंड इस तरह का कभी नहीं रहा कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हों। तो उसको लेकर, यहाँ की शांति को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी समेत हमारा पूरा इंडिया अलायंस जो है बहुत चिंतित है। हमने पुलिस से मिलकर आज उन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमें बड़े सकारात्मक बातचीत अभिनव कुमार जी से की। और जो दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे वो किसी विशेष समुदाय के लोग दोषी हैं, चाहे वहाँ पर कोई आम जनता दोषी है, दोषियों को मतलब बिल्कुल छोड़ा जाना नहीं चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच इस पूरी घटनाक्रम की होनी चाहिए और कहीं भी इस तरह से ना हो कि जो लोग इनोसेंट हैं वो लोग भी इस केस में अंदर मतलब पुलिस उनके ऊपर कोई अत्याचार करे। रानीखेत के सबसे बड़े राजकीय हॉस्पिटल में ऊपरी छत से मुख्य इमारत में बरसात का पानी पहुंच रहा है। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी पानी से तरबतर हो गया है। जानकारी के अनुसार इमारत का काम पूरा हुए बिना ही हॉस्पिटल लाया गया। कई कमरों में पानी आने से जरूरी कागजात भीग चुके हैं। कई कमरों के फर्श से लेकर दीवारें तक सभी भीगी हुई हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ पूरी तरह से परेशान है। हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर कार्यरत हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि अमूमन यहां से मरीज रेफर कर दिए जाते हैं। अभी हैंडओवर नहीं हुई है, अभी काम चल रहा है। प्लम्बर भी हमारा 2 दिन से आ रहा है, तो अभी काम चल रहा है। 2-4 दिन में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ये ऑफिस में जो चल रहा है आपके बगैर हैंडओवर किए खुद ही बैठ गए ये लोग,
सर ये तो गुड फेथ में चलो बिल्डिंग तैयार होगी, अंदर तो बैठना शुरू कर लेते हैं। अभी टॉयलेट और पानी की भी सप्लाई अभी नहीं आई, वो शायद कल प्लम्बर आया था, तो मैं देखता हूँ वो कब तक तैयार कर देता है। सर अभी तो नहीं है, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ पूरा 100%, तो अभी कैसे कह सकते हैं। अभी तो बैलेंस काम है, हम करा देंगे 2-4 दिन में इसको कंप्लीट पूरा हो गया, लेकिन सर कभी हो जाता। यहाँ पर जो भी कार्यदायी संस्थाएं थी उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से, और कुछ भी भविष्यवाणी कर सकें कि अगला मौसम कैसा होगा, इस कारण भी कई बार कार्य जो है बाधित रहा है और काफ़ी विलम्ब हो चुका था कारणों से। और दूसरी बात ये भी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो हमारा ऊपर निर्माणाधीन था उसको हमने जल्दी से जल्दी शीघ्र ठेकेदार को के संज्ञान में और अपने उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में ये बात रखी है कि जल्दी से जल्दी इसको हैंडओवर दिया जाए। अगली खबर रुड़की से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से रुड़की के नगर निगम चौक पर ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुनी के नेतृत्व में सड़कों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नगर निगम चौक से तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की। ऐसे है क्योंकि देखो परेशानी तो आप सबको पता है, हम लड़कियां कितनी जूझ रही हैं इस चीज से, हम कितनी जूझ रही हैं और कितने सालों से कार्य कर रही हैं, और हम हर साल अपना इस चीज का मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार हमारी सुनती नहीं। हमारी जरा सी अगर बात सुन ली जाए, कम से कम सुनो तो सही, क्या कहना चाहते हैं हम, सुनने को तैयार नहीं। हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। जंतर मंतर पे हम जाते हैं तो वहां भी हमारी पुलिस ने इतने दंगे किए हम लड़कियों के साथ में, हम औरतों के साथ में। क्या अभद्र व्यवहार जो किया वो करना उचित था उनके लिए? ये एक तरफ तो कहते हैं नारी सम्मान, नारी उत्पीड़न, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका किया जा रहा है? नारी का ही तो किया जा रहा है। तो ये बताइए आपको हमारी मांगे उचित है या नहीं है? 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड वन विभाग इस साल वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए शुरुआती दौर से ही ठोस पहल में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक फायर सीजन रहता है और इस दौरान जंगलों में आगजनी की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें लाखों की वन संपदा का नुकसान होता है। तो वहीं प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को बैठक कर सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों की भी फायर सीजन के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी है। साथ ही प्रमुख वन संरक्षक ने कहा है कि फायर सीजन के लिए फायर वॉचर की नियुक्ति मार्च से पहले सप्ताह में फायर सीजन के समाप्त होने तक की जाती है। जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों से अपील की गई है कि वन आग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहे, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटना लापरवाही के कारण होती है। से लेके हमारा जितने डिविजन्स हैं उन सबसे एक बार बैठक हो चुकी है। कभी भी फायर की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसका अलर्ट जो है FSI के माध्यम से हमको मिलता है, और उसके बारे में तुरंत जो है वो जिस फॉरेस्ट एरिया के जिस भी कंपार्टमेंट में वो आग लगी है, तत्काल वहाँ के जो DFO हैं, लोअर स्टाफ है, उन तक मैसेज जाता है। उसके बाद उसको जो है वो बुझाने का प्रयास शुरू हो जाता है। बुझाने के लिए जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो फायर सीजन में जो फायर वॉचर्स रखे जाते हैं, तो वो अब जो है मार्च के प्रथम सप्ताह से वो फायर वॉचर्स जो है वो एंगेज कर लिए जाते हैं, जो जब तक फायर सीजन रहता है, जब तक बारिश नहीं आती। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के पास शास्त्री नगर में चोरों ने एक घर में हाथ साफ कर दिया है। बंद घर में ताला तोड़कर 3 चोर घुसे, घर से जेवर, कैश समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। चोर की पूरी घटना की CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सूचना की जानकारी के बाद मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां 10,000 का इनामी आरोपी दून पुलिस के हत्थे चढ़ा। दरअसल मामला 1.5 साल पहले का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने ऋषिकेश एम्स में नौकरी लगाने की बात कहकर 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को 1.5 साल के बाद दिल्ली के तिहाड़ गांव से गिरफ्तार किया है। जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
2022 में एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था डोईवाला थाने में, जिसमें 36 लाख रुपए वादी से नौकरी लगाने के नाम पर ठग लिए गए थे। क्योंकि ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कल रात्रि इसको तिहाड़ गांव पड़ता है दिल्ली में, वहाँ रह रहा था और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियुक्त का नाम वीरेंद्र गौतम है, जो मूल रूप से देहरादून का ही रहने वाला है। रुड़की के भंगेड़ी में रास्ते में विवाद को लेकर आर्मी और ग्रामीणों के बीच चल रहे कई दिनों की विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट देवेश शासन ने ग्रामीणों से बातचीत कर कहा है कि जल्द ही आर्मी के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही पूरे मामले में आर्मी के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, ग्रामीणों को रास्ता मिले इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। चल रहा है बंगेड़ी और खंजरपुर के बीच में जो एक रास्ता जाता था, जिससे गोहर के नाम पे हमारे रिकॉर्ड्स में दर्शाया गया था, चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो आदेश हुआ था, जो हमारा 2023 का आदेश था। आर्मी का इसमें एक यही इशू था कि ये जो आदेश हुआ था वो एक पक्षीय हुआ था, इसीलिए वो इस पे काम नहीं करने दे रहे थे। तो इस पे फिलहाल के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक स्टे ऑर्डर आ चुका था कि उनका जो आदेश हुआ था उसको स्थगन कर दिया गया। आज की डेट में हमारे जो रिकॉर्ड्स में जो था पहले, वो मिलिट्री आबादी में, इसीलिए इस पे काम पे आर्मी रोक रही है, परंतु हम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।